नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेल, सेल्यूलर जेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरा इतिहास जानेंगे कि आखिरकार सेल्यूलर जेल का निर्माण किस लिए किया गया था। आखिरकार यहाँ जो सजा दी जाती थी उसे काला पानी की सजा क्यों कहा जाता था। भारत के किन किन स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में रखा गया था। इस जेल को सेल्यूलर जेल क्यों कहा जाता था। इसका जो ढांचा है, जो इसका स्थापत्य है, वो किस प्रकार का था। सारी बातें हम करने वाले हैं। किससे प्रेरित थी यह जो इमारत बनी थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो जो गतिविधियां, जो जो दंड दिए जाते थे, वो सारे हम दंडों की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो महत्वपूर्ण बनेंगे हमारे लिए, उसकी बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सेल्यूलर जेल के निर्माण से लेकर उसके बंद होने तक की कहानी की। सेल्यूलर जेल के बनने से लेकर उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने तक की जानकारी हम जानने वाले हैं इस क्लास में। और प्यारे बच्चों, सेल्यूलर जेल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ से वो कवर इजीली हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली एग्जाम में आते ही हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, इसमें लिखा हुआ है कि सेल्यूलर जेल 694 कोठरियां और हजारों बलिदान। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में जो स्वतंत्रता संघर्ष और जो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनप रही थी, उसी भावनाओं को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण किया था, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को सुदूर समुद्र के अंदर ले जाया जा सके और जो राष्ट्रवाद की भावना है और जो राष्ट्रीय आंदोलन जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, स्वतंत्रता सेनानी है, इन सबको दबाया जा सके। तो दोस्तों, इसीलिए इस जेल का निर्माण किया गया था। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं सेल्यूलर जेल के बारे में। सबसे पहले तो हम इसकी स्थिति को जान ले कि सेल्यूलर जेल कहाँ पर स्थित है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने नाम सुना होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सुदूर समुद्र के अंदर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर यहाँ की राजधानी हमें देखने को मिलती है पोर्ट ब्लेयर, जो कि प्यारे बच्चों दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में यह जेल स्थित है। पोर्ट ब्लेयर को वर्तमान में श्री विजयपुरम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मैप की, तो देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ द्वीप समूह दिखाई देंगे। इस प्रकार से मैं एक वैसे ही जो है कच्चा खाका बना रहा हूं। यह जो उत्तरी हिस्सा जो है इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। और प्यारे बच्चों, यहां पर है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और यहां पर है प्यारे बच्चों दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में ही आपको यहां पर एक जगह दिखाई देगी जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। और इसी को क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी भी है, पोर्ट ब्लेयर। और घूमने के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा स्थल यहां पर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहां पर स्थित थी क्या, सेल्यूलर जेल, इस जगह पर। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, सेल्यूलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थिति हमने जान ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है ये। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, काला पानी कहे जाने के पीछे बहुत से कारण हैं। दो तीन कारणों की हम बात करते हैं। नंबर एक, जो आप अक्सर सुनते हो कि यहाँ पर जो यातनाएं दी जाती थी, जो दंड दिया जाता था, वो बहुत ही कठोर हुआ करता था। बहुत ज्यादा कठोर होने की वजह से यहाँ की सजा को काला पानी सजा कहते थे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, यह जो स्थल है, यह सुदूर समुद्र में था, जहां आसपास कोई भी शहर नहीं थे, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय पानी के। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम अगर चेन्नई से, तमिलनाडु के जो बंदरगाह चेन्नई से अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा तय करें, तो प्यारे बच्चों लगभग लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और इतनी दूर यह द्वीप पर एक जेल बनाई गई थी, बिल्कुल शहर से बिल्कुल दूर। और दोस्तों, दूर दूर तक काले पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था, इसलिए भी काला पानी कह देते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों,
हमने हमारी प्राचीन कहानियों में एक किस्सा सुना होगा कि समुद्र पार यात्रा करना जो है वह पाप माना जाता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति समुद्र पार यात्रा करेगा वह जो है अपने धर्म से पतित हो जाएगा। ऐसा हमने बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों में पढ़ा है, प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है। समुद्र पार यात्रा करना यानी कि विदेशी विदेशी भूमि में जाना क्या प्रकार से क्या माना जाता है, यह एक पाप माना जाता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वजह से भी जो है इसे काला पानी कहा जाता है। और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन मुख्य कारण यहाँ की सजा को देखते हुए, यहाँ के दंड और यातनाओं को देखते हुए काला पानी की सजा कहते हैं। सेल्यूलर जेल कहने के पीछे क्या कारण है प्यारे बच्चों, इस जेल में छोटे छोटे सेल बने हुए थे 694, कहीं कहीं ये आंकड़ा आपको 698 भी मिलेगा। तो आप लगभग मान के चलिए कि 694 से 98 के बीच यहाँ पर छोटे छोटे सेल बने हुए थे। और दोस्तों ये जो कोठरियां थी, ये जो सेल थे, ये एकदम स्वतंत्र सेल हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर एक सेल में केवल एक व्यक्ति रहेगा, इसके अलावा उसके साथ वाले सेल में कौन है उसे इसका पता भी नहीं चलता था, ठीक है ना। यानी कि एक सेल में एक व्यक्ति, ना वो किसी से बात करेगा ना ही उसको पता चलेगा कि साथ वाले सेल में कौन है, ठीक है। तो ये सेल्यूलर जेल कही जाती थी, याद रखिएगा। चलिए, ब्रिटिश शासन ने इस जेल का निर्माण भारतीय स्वतंत्र सेनानियों को कठोर दंड देने, उन्हें समाज से अलग करने और स्वतंत्र आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से किया था। देखिए दोस्तों, इस जेल को बनाने का जो सुझाव दिया जाता है वो देते हैं CJ लोयल और AS लेथब्रिज। ये दो व्यक्तियों का नाम आता है जो कि 1890 के आसपास जो है सुझाव देते हैं। और उसके पश्चात दोस्तों फिर इस जेल का निर्माण शुरू होता है 1896 के अंदर, और 1906 के अंदर जेल बन के तैयार होती है। लगभग 10 वर्ष का समय इस जेल को बनने में लगता है। यहाँ पर मैप दिया गया है, ठीक है ना। ये मैप जो है ये श्री विजयपुरम का है, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर का मैप है, और यहाँ पर आपको सेल्यूलर जेल दिखाई देगी। एक्चुअल में प्यारे बच्चों, जो अगर हम वैसे मैप देखते हैं तो इस प्रकार से आता है, यानी कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पर जो है सेल्यूलर जेल, ठीक है। तो ये सिर्फ श्री विजयपुरम का मैप है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर सेल्यूलर जेल का आपको एक द्वार दिखाया जा रहा है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उसके टावर। एक्चुअल में अगर हम बात करें सेल्यूलर जेल के टावर की, तो दोस्तों आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर 7 टावर बनाए गए थे, और इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे क्या वास्तुशिल्प, क्या डिजाइन, क्या आधार था उसका, वो भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका इतिहास क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1896 में निर्माण कार्य शुरू होता है और 1906 तक चलता है। 10 साल इसे बनने में लगते हैं। यह जेल साउथ अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कैदियों को पूर्णतः अलग रखना और स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, ठीक है। जैसे कि हम वीडी सावरकर की बात करते हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति के ऊपर। एक्चुअल में दोस्तों उस किताब के अंदर राष्ट्रवाद को जगाने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से उस किताब पर बहुत सारे पाबंद भी लगते हैं, ठीक है ना। फिर भी दोस्तों चोरी चोरी छुपके छुपके वह किताब जो है लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। तो इस प्रकार वीडी सावरकर को भी आपने सुना होगा कि काला पानी की सजा पोर्ट ब्लेयर सेल्यूलर जेल में होती है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन को और भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को दबाना, कमजोर करना। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद महत्व। अब देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतीय भी एकजुट होकर जो है आपका विरोध कर सकते हैं। अंग्रेजों को डर था कहीं हर जगह भारतीय हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हमारे पांव बहुत जल्द उखड़ जाएंगे। और प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति ने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मंच प्रदान किया। लोगों को लगने लगा कि हम जब एकजुट होंगे तो हम ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर फेंक सकते हैं। तो दोस्तों 1857 के बाद जो है इस जेल का क्या होता है, इस जेल का जो है महत्व बढ़ता है। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पहला जो कैदियों की खेप थी वो 10 मार्च 1858 को 200 कैदियों के साथ अंडमान पहुंचती है। यानी कि आप ये देखिए कि 1857 की क्रांति के बाद में 200 कैदियों को 10 मार्च 1858 को अंडमान ले जाया जाता है। हालांकि जेल का निर्माण जो है प्यारे बच्चों 1896 में शुरू होता है। ऐसा बताया जाता है कि इस जेल के निर्माण में जो कैदी होते हैं उन कैदियों को ही एक मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। इस जेल के निर्माण में लगभग 30 लाख ईंटें लगती है, जिनमें से उन ईंटों को बनाने का काम भी उन कैदियों को ही दे दिया जाता है ताकि जो है वे इस काम में व्यस्त रहे। तो 1858 के अंदर 200 कैदियों की खेप जो है वह अंडमान पहुंचती है। चलिए आगे देखिए, सजा के रूप में अलगाव, यानी कि एक प्रकार से सबको जो है मुख्य भूमि से अलग कर देना, यानी कि अलगाव, एक दूसरे से अलग कर देना। सेल्यूलर जेल की प्रत्येक कोठरी को इस प्रकार बनाया गया था कि एक कैदी दूसरे कैदी को देख या उससे बात भी नहीं कर सकता था।
कैदियों को समूह में रहने की अनुमति नहीं थी, जिससे उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता था। अक्सर कैदी जब एक साथ भी काम किया करते थे तो उन्हें जो है आपस में बात करने की भी अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, इस वजह से दोस्तों कैदी जो है उसके सभी विचार जो है उसके अंदर ही अंदर जो है घूमते रहते थे, जिस वजह से उसका मानसिक जो संतुलन है वो भी बिगड़ता था। देखिए, कैदियों पर अमानवीय अत्याचार होते थे। यहाँ पर आप सजाओं के प्रकार देखिए, जैसे कि तेल पेरने वाले कोल्हू को घंटों तक घुमाना, घंटों तक घुमाते जाओ, पानी भी नहीं दिया जाएगा आपको पीने के लिए, बस काम करते जाओ। लोहे की भारी बेड़ियों और हथकड़ियों को पहनकर आपको काम करना होगा दोस्तों, बड़ा ही मुश्किल होता है। कोड़ों से फटकार लगाना, कभी भी है दोस्तों किसी भी कैदी को थोड़ी सी गलतियों पर जो है कोड़े मारे जाते थे। अत्यधिक कठिन श्रम करवाना, पूरे दिन दोस्तों इस प्रकार के कोल्हू के जो मशीनें हैं ये चलवाई जाती थी और ऐसी भारी भरकम हथकड़ियां पहनाई जाती थी, ये एक कठिन श्रम से कम नहीं था। ठीक है, इसी के साथ भूखा रखना और कुपोषित भोजन देना, जिससे ये जो कैदी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये कमजोर हो जाए। इसी के साथ साफ पानी और शौचालय सुविधाओं की भी कमी हुआ करती थी, यानी कि दोस्तों इस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी जो इनके लिए काला पानी साबित हुई। आगे देखिए, भूख हड़ताल की अगर हम बात करें तो दोस्तों सेल्यूलर जेल के अंदर कैदियों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार को लेकर यहाँ के कैदियों ने बहुत बार भूख हड़ताल की। एक बार 1932 से 1937 के आसपास भूख हड़ताल होती है और दोस्तों यह जो भूख हड़ताल है लगभग 45 दिनों तक चलती है। 1937 में भी भूख हड़ताल होती है जो कि शायद 37 दिनों के आसपास जो है बताई जाती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि लंबी लंबी भूख हड़तालें भी हुई थी। कैदियों ने अपने हितों के लिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाजें भी उठाई थी। आज़ादी के बाद की स्थिति की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो सेल्यूलर जेल को वर्ष 1938 के अंदर जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। बंद करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है 11 मार्च 1921 से। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 11 मार्च 1921 से जो है बंद करने की प्रक्रिया, जेल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है ना, और 1938 तक जो है जेल पूरी ही तरीके से बंद हो जाती है। फिर दोस्तों आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान जो है वह इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लेता है। 1942 से 1945 तक जापान जो है वह अंडमान द्वीपों पर क्या करता है, अपना अधिकार करता है। इसी दौरान दोस्तों 30 या फिर कहीं कहीं 29 से 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है वे अंडमान द्वीप की यात्रा करते हैं और दोस्तों जो जापान है वह सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज होती है उन्हें यह द्वीप सौंप देते हैं। आपने सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर उसका नाम किया था शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर उसका नाम रखा था स्वराज द्वीप। ठीक है ना, तो दोस्तों ये इसी समय की बात है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 दिसंबर या कहीं कहीं 30 दिसंबर 1943 को इस जेल का दौरा करते हैं और दोस्तों याद रखना अंडमान को नाम क्या दिया, अंडमान द्वीप को नाम दिया शहीद द्वीप। ये एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और निकोबार को नाम दिया, निकोबार को क्या नाम दिया, स्वराज द्वीप। याद रखना स्वराज द्वीप। भारत की स्वतंत्रता के बाद 11 फरवरी 1979 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता है। मोरारजी देसाई की सरकार होती है और मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित यह सेल्यूलर जेल जो होती है यह एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दी जाती है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका वास्तुशिल्प, इसका स्वरूप कैसा था। सेल्यूलर जेल का वास्तुशिल्प स्वरूप दोस्तों बड़ी ही रोचक जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है सेल्यूलर जेल के बारे में। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें डिजाइन की तो इस जेल की संरचना पेंसिल्वेनिया सिस्टम और सेपरेट सिस्टम पर आधारित थी। एक्चुअल में पेंसिल्वेनिया सिस्टम और सेपरेट सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को या फिर किसी कैदी को बहुत दूर अलग थलग रख दिया जाए, न उससे किसी को बात की जानी चाहिए, न कोई उससे बात करे, ना उसकी कोई बात सुने, उसको एक अलग ही सेल में रखा जाए और उसको कुछ भी ना पता चले कि उसके आसपास कौन है, तो इसको बोलते हैं पेंसिल्वेनिया सिस्टम या फिर सेपरेट सिस्टम। सब तरीके से उसको अकेला कर दिया जाए और दोस्तों जिससे प्रत्येक कैदी को पूर्ण अलगाव में रखा जाता है, यानी कि किसी से भी लगाव नहीं, पूरी तरीके से अलगाव। इसके अतिरिक्त पैनऑप्टिकन थ्योरी, दोस्तों यह जो थ्योरी है ये जेरेमी बेंथम ने दी थी। ऐसा माना जाता है कि पैनऑप्टिकम थ्योरी जो है वह जेरेमी बेंथम द्वारा प्रस्तावित एक वास्तुशिल्प डिजाइन था। ठीक है ना,
तो पैन ऑप्टिकम थ्योरी के सिद्धांत पर एक केंद्रीय वॉच टावर बनाया गया जिससे सभी कोठरियों पर निगरानी रखी जाती थी। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं। यहां पर आप ये देखिए कि ये सेल्यूलर जेल का वर्तमान मैप है, यानी कि वर्तमान तस्वीर है ऊपर से ली हुई। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप ये देखिए कि जो सेल्यूलर जेल थी, देखिए इसमें 7 पंख हुआ करते थे। 1 पंखुड़ी, फिर 2 पंखुड़ी, फिर 3 पंखुड़ी, फिर 4 पंखुड़ी, फिर 5, उसके बाद में फिर 6 और उसके बाद में फिर 7। बीच में दोस्तों होता था टावर। बीच में क्या होता था? एक वॉच टावर होता था। इस टावर पर खड़ा होकर दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है इन 7 सेल्स पर, इन 7 जो सेल्स की जो कतार है, यानी कि यहां पर जो है दोस्तों, यहां छोटी 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 क्या होती थी? सेल होती थी कैदियों को रखने वाली। तो इन 7 पंखों पर एक साथ नजर रख सकता था। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर इन 7 पंखों पर नजर रख सकता था और कैदियों को पता भी नहीं चलता था कि कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है। एक्चुअल में इसी को दोस्तों क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है पैनोप्टिकम थ्योरी, जेरेमी बेंथम द्वारा प्रस्तावित वास्तुशिल्प डिजाइन। इसका मतलब ये है कि बीच में एक टावर होता था, इस टावर पर खड़ा होकर व्यक्ति इन चारों तरफ जो है ध्यान रख सकता था। अब देखिए दोस्तों, ये जो है यहां बीच में टावर होता था और यहां से जो है वो व्यक्ति सब पर नजर रख सकता था। ब्रिटिश अधिकारी, जो भी जेल का अधिकारी होता था, वो नजर रख सकता था। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि गुरुजी आप तो बता रहे हो कि यहाँ पर 7 पंख होते थे, यहाँ तो हमें 3 ही पंख दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये पंख इस प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक लाइन है, ये अंदर से ऐसी होती थी, पूरी ऊपर से देखने पर ऐसी लग रही है, अंदर से ऐसी होती थी, इस प्रकार की होती थी। यहाँ सेल बने होते थे और दोस्तों जो सेल होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत बड़े नहीं होते थे। उसमें बस कैदी आ जाए, बाकी दोस्तों बहुत छोटे छोटे सेल होते थे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 7 सेल थे, यानी कि 7 पंखुड़ियां थी। टोटल सेल तो 694 से 98 के आसपास होते हैं। 7 पंखुड़ियां मैंने आपको बताई है, लेकिन यहां पर आपको देखने को मिल रही केवल 3। दोस्तों बाकी की जो 4 पंखुड़ियां हैं वो नष्ट हो चुकी है, वो प्राकृतिक आपदा और भूकंप से नष्ट हो चुकी है। अभी वर्तमान में केवल और केवल 3 ही पंखुड़ियां बची है, ये 3 ही कतारें ऐसी बची है, ठीक है ना। इस प्रकार का ये हुआ करता। देखिए दोस्तों, ये इसका एक नमूना है, यानी कि ये देखिए, ये बीच में टावर है और ये दोस्तों 7 अलग अलग इसकी क्या है? कतारें हैं, जहां पर सेल हुआ करती थी, ठीक है। तो और 1 2 3 4 5 6 और एक उस तरफ 7, ठीक है। और दोस्तों ये एंट्री गेट हुआ करता था। तो देखिए, सेल्यूलर जेल में मुख्य 7 पंखों वाली एक विशाल इमारत थी, परंतु आज केवल 3 पंख ही शेष है। जेल में कुल 694 कोठरियां थी, जिनका आकार लगभग 13.5 फीट से 7 फीट था। प्रत्येक कोठरी के सामने एक संकरी गली और भारी लोहे का दरवाजा होता। तो दोस्तों देखिए, पीछे मैंने आपको दिखाया कि ये लोहे के दरवाजे हैं और ये संकरी संकरी गलियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी वर्तमान में केवल और केवल कितनी पंखुड़ियां बची है? 3 ही पंखुड़ियां बची है। निर्माण सामग्री की बात करें तो लगभग 30 लाख ईंटों का उपयोग किया गया, जिनमें अधिकांश कैदियों द्वारा ही बनाई गई थी। 1858 में कैदियों को यहाँ लाया जाता है और उन्हीं के द्वारा जो है निर्माण कार्य भी करवाया जाता है। लोहे और अन्य धातु के उपकरण जो है वो इंग्लैंड से मंगवाए जाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सेल्यूलर जेल की मोटी मोटी जानकारी। देश बोले तो भारत में है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसमें भी दोस्तों दक्षिणी अंडमान के अंदर है, और जगह का नाम है पोर्ट ब्लेयर, जिसको वर्तमान में श्री विजयपुरम कहा जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो है सेल्यूलर जेल में बंद 10 स्वतंत्रता सेनानियों की सूची। हालांकि और भी बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इसी के साथ में बटुकेश्वर दत्त है, योगेंद्र शुक्ल है, बारिंद्र कुमार घोष है, उल्लासकर दत्त है, उपेंद्र नाथ बनर्जी है, हेमचंद्र दास है, इंदु भूषण राय है, विभूति भूषण सरकार है और ऋषिकेश कांजीलाल है। ये कुछ मुख्य स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें जो है इस जेल में कैद रखा गया था। और दोस्तों इस जेल को 2014 के अंदर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जारी किया गया था, यानी कि कल्चरल सांस्कृतिक टेंटेटिव लिस्ट में जारी किया गया था। तो दोस्तों श्रेणी थी सांस्कृतिक और ये क्राइटेरिया है इसका, और दोस्तों यहाँ पर ये इसका रेफरल नंबर था और सूची में शामिल होने की तिथि थी 15 अप्रैल 2014। तो दोस्तों 2014 के अंदर इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जो है जगह मिलती है कल्चरल सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर। और दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं यूनेस्को क्राइटेरिया का अर्थ क्या है कि जेल की संरचना, पंखों की डिजाइन, दंड उपकरण, ब्रिटिश अत्याचारों को प्रमाण। इसी के साथ यह स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सीधे जुड़ा है और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक माना जाता था, इसलिए दोस्तों इसे टेंटेटिव लिस्ट में जारी रखा गया था। प्रमाणिकता व संरक्षण, यानी कि दोस्तों सेल्यूलर जेल के शेष 3 पंख, केंद्रीय वाच टावर, फांसी कक्ष और कैदियों पर अत्याचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की बेड़ियां आज भी अपनी मूल अवस्था में संरक्षित है।
याद रखिएगा, ये संरचनाएं इस जेल में वास्तविक ऐतिहासिक स्वरूप और इसके दर्दनाक अतीत का प्रमाण प्रस्तुत करती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, वर्ष 1941 में आए भूकंप के कारण सेल्यूलर जेल के 4 पंख नष्ट हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में 3 ही बचे हैं, 4 पंख नष्ट हो जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में इस ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया और वर्तमान समय में इस स्मारक का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट APWD द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल के बारे में और इसके इतिहास के बारे में आज हमने विस्तार से जाना है। हमने बात की है इस जेल की लोकेशन की, इस जेल की डिजाइन की, इस जेल को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, इसे सेल्यूलर जेल और काला पानी की सजा क्यों कहा जाता था, कब इसे जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, इसी के साथ में यहाँ पर किन किन स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया, सारी बातें हमने आज इस क्लास में की है। तो दोस्तों यह जो क्लास है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा रखे गए नाम काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ में यहाँ पर जिन कैदियों को रखा गया था अक्सर उनके नाम भी पूछ ले जाते हैं कि किस कैदी को काला पानी की सजा हुई थी, किसे नहीं हुई थी, कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास जो है आपके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएगी सेल्यूलर जेल के बारे में। और यदि आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ पर जरूर घूम के आइएगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर किस तरह रहते थे आपको आखिरकार जरूर जानना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो इसी के साथ में अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।